सिद्धू विनर क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक अभिनंदन है। आज का हमारा जो सेशन है जीवन की मौलिक इकाई पार्ट 2 है। आइए हम लोग समझते हैं। आज पढ़ेंगे हम लोग यूकैरियोटिक कोशिकाएं, जो कि पिछले सेशन में पढ़े थे हम लोग प्रोकैरियोटिक और जीवन की मौलिक इकाई में कोशिका क्या होती है उसके बारे में। ठीक है, तो देखिए यूकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं इनकी संरचना जटिल होती है। प्रोकैरियोटिक की सरल थी और इसकी संरचना कैसी है बेटा? जटिल होती है। इसके केंद्रक पदार्थ डीएनए व क्षारीय प्रोटीन्स का बना होता है। पूछेगा कि केंद्रक पदार्थ यूकैरियोटिक के कैसे बने होते हैं, तो बताओगे डीएनए, डीऑक्सी राइबोज न्यूक्लिक एसिड व क्षारीय प्रोटीन से मिलकर क्या बने होते हैं? इसके केंद्रक बने होते हैं। ठीक है, आगे न्यूक्लियो प्रोटीन तंतुओं सा जाल बनाता है। ठीक है, तंतु सा जाल बनाता है। आगे इनके चारों ओर झिल्लियां पाई जाती हैं। इनके चारों ओर क्या पाई जाती हैं? झिल्लियां पाई जाती हैं। ये चारों ओर झिल्ली की क्या रहता है? बीच में रहता है। आगे देखिए कोशिका द्रव्य में माइटोकॉन्ड्रिया, इसको कोशिका का पावर हाउस भी कहा जाता है। ठीक है, आगे हम बताएंगे इसको क्या क्या कहा जाता है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गाल्जी काय, ट्रैफिक पुलिस को गाल्जी काय बोलते हैं। ठीक है, लाइसोसोम पाए जाते हैं। तो इसके कोशिका द्रव्य में इतने पाए जाते हैं। अब आगे जो हम लोग बढ़ते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर, जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में अंतर। ठीक है, अंतर को समझते हैं पहले हम लोग। देखिए लक्षण होता है, लक्षण का मतलब कोशिका भित्ति में देखिए प्रोकैरियोटिक कैसे काम करती है। इसकी कोशिका भित्ति देखिए एमिनो अम्लों से निर्मित होती है। किस अम्ल से बेटा? एमिनो अम्लों से। लेकिन इसमें देखो यूकैरियोटिक में क्या होता है, कोशिका भित्ति के बारे में, सिर्फ पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। ठीक, ये रहा हमारा विशेष अंतर। आगे केंद्रक की जब बात होती है तो पूर्ण विकसित केंद्रक उपस्थित होते हैं। किसमें बेटा? प्रोकैरियोटिक में। और यूकैरियोटिक में पूर्ण विकसित सुसंगठित केंद्रक होते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं। केंद्रक कला क्या होती है? केंद्रक कला देखिए क्या होती है, इसमें प्रोकैरियोटिक में उपस्थित रहती है और इसमें क्या रहती है? यूकैरियोटिक में उपस्थित रहती है। इसमें क्या होगी? अनुपस्थित, और इसमें क्या होगी? उपस्थित। ठीक, आगे बढ़ते हैं हम लोग केंद्रिका के बारे में पढ़ते हैं। केंद्रिका इसमें प्रोकैरियोटिक में क्या रहती है? नहीं पाई जाती है, और इसमें क्या होती है? पाई जाती है। गुणसूत्र, ठीक है, गुणसूत्र क्या है? इसमें केवल डीएनए पाया जाता है प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में डीएनए प्लस प्रोटीन दोनों पाया जाता है। ठीक है, दोनों से मिलकर क्या होता है? इसका निर्माण होता है। डीएनए है, लक्षण इसका क्या है? डीएनए का क्या होता है? कोशिका द्रव्य स्थित होता है, और इसमें क्या होता है? यूकैरियोटिक में केंद्रक में स्थित होता है डीएनए। ठीक है, इसमें कोशिका द्रव्य में स्थित होता है और इसमें किसमें स्थित होता है? केंद्रक में स्थित होता है। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया को। ठीक है, जो कि कोशिका का पावर हाउस भी इसको कहते हैं। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया जो होती है ये प्रोकैरियोटिक में अनुपस्थित होती है। ठीक है, उपस्थित नहीं होती है, और इसमें यूकैरियोटिक में क्या होती है? पाई जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्लोरोप्लास्ट की बात हो रही है। तो क्लोरोप्लास्ट के प्रोकैरियोटिक वाले भाग में क्या होती है? ये नहीं पाई जाती है, और यूकैरियोटिक वाले भाग में केवल पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप और जंतु में अंतर पढ़ाए थे। पादप मतलब पेड़ पौधे, और जंतु मतलब क्या होते हैं? हम भी आ जाते हैं उसमें, जीव जंतु आ जाते हैं, प्राणी आ जाते हैं। आगे देखिए राइबोसोम। राइबोसोम इसमें देखिए 70 यस प्रकार के पाए जाते हैं। कितने प्रकार के? 70 यस प्रकार के प्रोकैरियोटिक में, और यूकैरियोटिक में क्या होते हैं? 80 यस प्रकार के पाए जाते हैं। ठीक है, ये 70 यस क्या होता है, 80 यस क्या होता है, मैं इसको क्या करूंगा? राइबोसोम वाले भाग में क्या करूंगा? पढ़ा दूंगा। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ए सेल, कोशिका का संरचनात्मक संगठन के बारे में पढ़ते हैं। देखिए ये जो कोशिका होती है 3 भागों में बटी होती है। पहला कोशिका कला, इसको बोलते हैं प्लाज्मा झिल्ली। क्या बोला जाता है? प्लाज्मा झिल्ली। उसके बाद कोशिका द्रव्य होता है दूसरा, और कोशिका का जो केंद्र बिंदु केंद्रक कहलाता है। ये भी 3 पार्ट में बटा है कोशिका। ठीक है, तो आइए हम लोग समझते हैं, कोशिका कला के बारे में पढ़ते हैं। कोशिका कला देखो क्या होती है? प्लाज्मा झिल्ली, बाहरी सतह पर प्लाज्मा झिल्ली पाई जाती है। जब हम स्ट्रक्चर बताए थे तो उसके जो बाहरी वाला पार्ट था
वहीं क्या होता है, प्लाज्मा झिल्ली होता था, ठीक है। और ये क्या करती है, सुरक्षा भी करती है केंद्रक की कोशिका द्रव्य की, ठीक है। आगे देखिए, यह 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है, लगभग 0.00000075 सेंटीमीटर। ये क्या होती है, मोटी होती है, लचीली होती है, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। रॉबर्टसन एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने क्या किया, कोशिका कला की संरचना यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत किया। तो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कौन थे, रॉबर्टसन। कौन थे जी, रॉबर्टसन। और इन्होंने क्या किया, कोशिका कला के बारे में क्या किया, सर्च कर रहे थे, ठीक है। आगे देखिए, विभिन्न कोशिकांग इसके होते हैं, जैसे कि मैं कह दूं कि पार्ट्स ऑफ बॉडी। तो पार्ट्स ऑफ बॉडी का क्या मतलब होता है, शरीर के अंगों के नाम। उसी तरह इसमें क्या है कि विभिन्न कोशिकांग के अंग, ठीक है। ये क्या होता है, लवक। क्या होता है बेटा, लवक। दूसरा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया। तीसरा क्या होता है, गाल्जिका, जिसको बोलते हैं ट्रैफिक पुलिस ऑफ कोशिका, गाल्जिका। फिर यूनिट कला होता है, ठीक है। इसके क्या होते हैं, पार्ट्स ऑफ यूनिट है कोशिका के। आगे इतना हो गया। अब क्या है कि कोशिका कला के कार्य क्या होते हैं, कोशिका कला के कार्य क्या होते हैं, कोशिका क्या करती है, इसके कला के क्या कार्य होते हैं, आगे देखिए हम लोग जानते हैं। देखिए, रक्षात्मक आवरण कोशिका के बाह्य भाग पर मैं बता ही दिया कि ये बाह्य भाग की क्या करती है, सुरक्षा करती है, क्योंकि ये 75 एंगस्ट्रॉन मोटी होती है। आगे कोशिका को निश्चित आकार प्रदान करती है, जितना बाह्य भाग रहेगा उसके अंदर ही क्या पाई जाएगी, कोशिका पाई जाएगी, तो एक निश्चित आकार भी देती है। तीसरा है हमारा, कोशिका के अंदर आने या कोशिका के बाहर जाने वाले पदार्थों का नियंत्रण एवं संचालन करती है। कोई भी वस्तु कोशिका के अंदर अगर प्रवेश करती है तो उसका भी संचालन करती है, कोशिका के बाहर अगर जाना है तो भी कोशिका कला उसका क्या करती है, संचालन करती है और उसको नियंत्रित करने का कार्य करती है, ठीक है। मान लो कोई ऐसी चीज है जो कि कोशिका को क्षति पहुंचाएगी, तो कोशिका कला का कार्य है क्या, उससे फेस करना, उससे निपटना, ठीक है। तो इसीलिए इसको कहते हैं रक्षात्मक कवक या रक्षात्मक कोशिका कला, ठीक है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। कोशिका कला में अणुओं का आवागमन भी होता है, ये दो विधियों से होता है। एक विसरण होता है जिसको बोलते हैं डिफ्यूजन, और एक होता है परासरण जिसको बोलते हैं ऑस्मोसिस। क्या बोलते हैं, ऑस्मोसिस, ठीक है। ये विसरण है हमारा, विसरण को इंग्लिश में कहते हैं डिफ्यूजन। इसके बारे में क्या करते हैं, पढ़ते हैं हम लोग। किसी पदार्थ के अणुओं या आयनों द्वारा अधिक सांद्रता वाले क्षेत्र की ओर गति करना क्या करता है, विसरण कहलाता है, ठीक है। जब आप लोग देखेंगे अधिक सांद्रता रहेगी, उसका क्षेत्र ऐसा रहेगा कि अधिक सांद्रण रहेगा, तो वहां पे जब गति करेगा तो क्या कहलाएगा, विसरण कहलाएगा। और परासरण के बारे में हम लोग समझते हैं। कोशिका कला अथवा किसी अन्य वर्णात्मक पारगम्य झिल्ली में से जल अथवा अन्य विलायकों अणुओं के विसरण को परासरण कहते हैं। बात समझ में आ रही है। तो आगे देखते हैं, एक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि परीक्षा में हमेशा पूछता है, विसरण और परासरण में अंतर। इसको वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिए। और देखिए, विसरण तथा परासरण में अंतर क्या होता है। सबसे पहले तो अंतर हमारी परिभाषा ही हो जाती है, ठीक है। और दूसरा क्या होता है कि देखिए, ये ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है। विसरण क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस तीनों में पाया जाता है, जबकि परासरण हमारा केवल द्रव में पाया जाता है। केवल किस में पाया जाता है बेटा, द्रव में पाया जाता है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखो, अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक नहीं होता है इसमें, लेकिन इसमें क्या होता है, परासरण में अर्ध पारगम्य झिल्ली का होना आवश्यक होता है, ठीक। आगे इसमें पदार्थ के अणुओं का बहाव जो होता है, पदार्थ के अणुओं का जो बहाव होता है, अधिक घनत्व जहां रहता है वहां से कम घनत्व वाले स्थान की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं या होते हैं, ठीक। लेकिन इसमें ठीक उल्टा होता है। इसमें जो पदार्थ या पानी जो भी कह लीजिए, अणुओं का बहाव होता है, ये इनका कम घनत्व वाले स्थान से उठेंगे और कहाँ पे जाएंगे जी, अधिक घनत्व वाले स्थान की ओर क्या करते हैं, बढ़ते हैं या पाए जाते हैं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई क्लास, माई वीडियोज।